मानवी जी आ जाए स्टेज पे। आज के बाद कोई भी हमारे पास पैनक्रियाटिक का या पैनक्रियास का कोई पेशेंट आएगा, उसको हम लोग ठीक कर देंगे। ठीक करने के बाद मानवी जी को फोन करोगे या मानवी जी को मैसेज करके बोलोगे मैडम जल्दी से अच्छा सा ट्रीटमेंट बता दो, ऐसा करोगे? या जो मानवी जी ने समझाया उसी को सीख के आगे खुद ट्रीटमेंट दोगे उस पेशेंट को? कैसे करोगे? पहले खुद प्रैक्टिस करेंगे। खुद प्रैक्टिस करोगे, गुड। जरूरत पड़ेगी तो मैसेज और फोन भी करेंगे। जी जी सर साथ में आइए थोड़ा। जी धन्यवाद। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है वो जो हमारे 26 ही थे, टोटल 15 ही थे, ठीक है। तो अब मैं मंच पे इंद्रजीत जी को बुलाना चाहूंगा क्योंकि अभी आगे की क्लास जो है वो इंद्रजीत जी लेंगे। कौन कौन बच्चा ऐसा है जो अभी तो स्टूडेंट तो है नहीं है, 2-4 स्टूडेंट ही हैं D11 बैच के। कौन कौन स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर जो है ये क्लास ले? अच्छा, जो जिन लोगों को सर्टिफिकेट मिलना है उनको तो सर ने पढ़ाया भी है। उस समय तो जो आज सिस्टम चल रहा है अलग अलग टीचर पढ़ा रहे थे, पहले तो ऐसा नहीं था। तो वो बच्चे कौन कौन हैं जिनको सर ने पढ़ाया, जो D8 D9 बैच के स्टूडेंट हैं? सर को क्लास देनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? सर अच्छा पढ़ाते हैं? मैंने तो सुना सर का पढ़ाया किसी को समझ नहीं आता। आता है? ठीक है, फिर सर की नौकरी पक्की। ठीक है, थैंक यू। आइए सर। जय श्री राम। जय श्री राम। जिन्होंने समोसे खाए हैं वो 2 बार कहेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। 5 खाए 5 बार जय श्री राम। वही बात हुई, जिन्होंने 5 खाए उन्होंने 5 लगा दिए, जिसने 2 खाए 2 लगा दिए। चलो राम जी का नाम तो दिया। ये लगता यार बंद हो गई। कोड कर 2014 में न्यूरोथेरेपी सीखनी स्टार्ट। 2014 में हमारे साथ वो न्यूरोथेरेपी कर रहे हैं और बहुत ही वो कर्मों वाले हैं जिन्होंने गुरु जी के साथ 4 साल लगातार, जब हमारा आश्रम में हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था उनके साथ 4 साल लगाए। गुरु जी के साथ किसी ने जितना थोड़ा सा टाइम लगाया वो भी आज बहुत बड़ी तरक्की कर रहे हैं। और इन्होंने गुरु जी के साथ 4 साल लगातार आश्रम में बिताए, उनके साथ सेवा दी। उसके बाद जिनको आप तो दिन को टाइम नहीं देखते, तंग करते हो, सर ये ट्रीटमेंट बताइए, सर ये हमें बताइए, सर ये हमारा फार्मूला रह गया ये बताइए, और वो भी आगे से आपको तंग नहीं करते, कहते हैं हाँ जी ये लिख लो, पर अभी 12 बज गए, अगली बार थोड़ा सा टाइम दे के बात कर लेना। चलो दोबारे हैं, शादी नहीं हुई, हम उनको अभी भी 12-1 बजे और कर सकते हैं। और अब मंच पर उनको बुला रहे हैं जोरदार तालियों के साथ, मिस्टर इंद्रजीत जी। ज्यादा पेड़ गिरा दिया। सिस्टम के ऊपर एक्चुअली मैं यहाँ खड़े होकर इसलिए ये प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि इसमें कुछ पीपीटी के अंदर हाइपरलिंक्स हैं, तो अगर इन लोगों को इनको समझ में नहीं आएंगे तो मैं अपने आप इसको कर दूंगा। तो कल से हमने खाना खाया, फिर उसको
उसको बचाया, आज आ गई बारी बाहर निकालने की। तो एक थोड़ा सा रिकैप लेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले 5 टाइप्स ऑफ डाइजेशन प्रोसेस। तो इसमें पहला आता है जी इंजेशन, खाना मुंह में लेना, उसको बोलते हैं इंजेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट शुरू हो जाता है डाइजेशन। जैसे पवन सर ने बक्कल कैविटी के बारे में कल बताया, डाइजेशन जो है मुंह के अंदर से शुरू हो जाता है। फिर वो खाना जो है बोलस के रूप में वो आगे स्टमक से होते हुए जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो वहां पे उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो थर्ड पार्ट आ जाता है एब्जॉर्प्शन। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होने के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है एसिमिलेशन। जो एब्जॉर्प्शन हुआ है वो ऊर्जा जो है वो सेल्स के द्वारा हमारी बॉडी को मिलती है। इसी के साथ ही नेक्स्ट बात करते हैं 3 फॉर्म्स की। जो भोजन हम लेते हैं वो सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद बोलस के रूप में बन जाता है जी, उसका रूप चेंज होकर बोलस बन जाता है। उसके बाद जब वो स्टमक तक पहुंचता है, स्टमक में HCl से प्रोसेस होने के बाद वो काइम में चेंज हो जाता है। वहां पे उसका जो डाइजेशन होता है उसके बाद उसका रूप चेंज हो जाता है काइम। और फिर काइम जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है वहां पे उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो जब लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होता है तो वो काइल के रूप में चेंज हो जाता है। इसके बाद वापस आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर। तो ये है जी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अलग अलग पार्ट्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो करीब करीब सबको पता है, कोई बताएगा? यस, अभी पढ़ के आए हैं स्टूडेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बताएगा कोई? हाँ जी, नहीं पता? हाँ जी, ओके। 1.5 मिनट सर्टिफिकेट नहीं मिलना, देख लेना कमाल हो गई, इतनी जल्दी भूल गए आप लोग। ठीक है, 1.5 मिनट 1.5 सर्च कर लेना गूगल पे, फिर उसमें ग्रुप में डालना आप लोग कंफर्म करके। तो इसके अलग अलग पार्ट्स हैं जी लार्ज इंटेस्टाइन। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कितनी लेंथ है, क्योंकि आंसर आप लोग ही देंगे, ठीक है। तो पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट आता है सीकम, उसके बाद असेंडिंग कॉलन, उसके बाद ट्रांसवर्स कॉलन, फिर डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन, रेक्टम एंड एनस, और एक साइड में जो लटका हुआ भाग रहता है, हम अक्सर ही डायग्राम के अंदर देखते हैं, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। तो चर्चा करेंगे अलग अलग पार्ट्स के ऊपर। सबसे पहला पार्ट है जी सिक्कम। तो सिक्कम की हम बात करते हैं, ये जो है बिगनिंग पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम भाग से
जो कायम है उसको रिसीव करने का काम करता है। कायम यानी एब्जॉर्ब हुआ जो भोजन रहता है उसका रूप जो होता है कायम, उसको ये रिसीव करने का काम करता है। ये असेंडिंग कॉलन के साथ कनेक्ट रहता है और ये इलियम से इलियोसिकल वॉल्व के द्वारा अलग होता है। जो वहां पे वॉल्व रहता है, दरवाजा रहता है, इलियोसिकल वॉल्व उसका नाम है, उसके द्वारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन से अलग होता है। इसके बाद इसके अंदर से ही कुछ जो ज्यादा मात्रा में वाटर और कुछ मात्रा में सॉल्ट एंड लैक्टोज का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। जो रह गए होते हैं काइम के अंदर, जो काइल के रूप में लार्ज इंटेस्टाइन में दाखिल होता है, उसमें से जो सॉल्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। उसके बाद ये मतलब उसको जो काइल को जो है लुब्रिकेट बना के फिर आगे जो बाहर आता है असेंडिंग कॉलन, उसकी तरफ जो है वो काइल जो होता है वो असेंडिंग कॉलन में जाता है। असेंडिंग कॉलन जो होता है जी, ये हमने डायग्राम के अंदर जैसे देखा था अपवर्ड, अप साइड की तरफ, मतलब हम अगर देखें तो यहाँ लीवर का जो एरिया रहता है उसकी तरफ ये जाता है असेंडिंग कॉलन राइट साइड में। तो ऊपर जाके ये लेफ्ट साइड टर्न होता है, ट्रांसवर्स कॉलन का जो शेप वो चेंज हो जाता है, फिर उसमें कन्वर्ट हो जाता है ये। तो यहाँ पर असेंडिंग कॉलन के अंदर जो हमें गुरुजी ने पहले से बताया हुआ है, विटामिन के एंड फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो असेंडिंग कॉलन के अंदर होता है। उसी हिसाब से हमारा न्यूरोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट हम देते हैं, फॉलिक एसिड ट्रीटमेंट और पेन पॉइंट चेक करते हैं राइट साइड में, वो इसी चीज को ध्यान में रख के करते हैं। तो हम उस हिसाब से फिर वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ताकि असेंडिंग कॉलन के अंदर जो है विटामिन के एंड फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉपर हो सके। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है ट्रांसवर्स कॉलन। ट्रांसवर्स कॉलन जो है ये दो भागों को जोड़ने का काम करता है, एक लोब की तरह काम करता है, ऐसे इसकी शेप है, ठीक है। तो ये असेंडिंग कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो इसमें जो है पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स जो चलती हैं उसके द्वारा जो काइल रहता है उसको आगे मूव किया जाता है डिसेंडिंग कॉलन की तरफ। इसमें ये वर्किंग मेन होती है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है डिसेंडिंग कॉलन। ये यहां पे जाके जो है काइल स्टोर हो जाता है और वो इम्प्टी होने के रूप की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे उसकी स्टोरेज होती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम होता है जो कल चर्चा हो रही थी, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन। डिसेंडिंग कॉलन के अंदर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है जो भोजन के अंदर रह चुका होता है, जो इलियम के अंदर डाइजेस्ट अब्जॉर्ब नहीं हुआ होता है, जो रह गया होता है उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे डिसेंडिंग कॉलन के अंदर होता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है सिग्मोइड कॉलन। यह पार्ट जो होता है रेक्टम एंड एनस के बिल्कुल पास होता है और यह काइल को स्टोर करने का काम करता है। यहाँ पे जो काइल है वो स्टोर रहता है और ये काइल को डिसेंडिंग कॉलन से रिसीव करके रेक्टम की तरफ ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। यही इसका मेन फंक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी रेक्टम एंड एनस। रेक्टम एंड एनस के द्वारा जब हमें
मोशन जाने का एहसास होता है तो विट्रेक्टम एंड एनस के द्वारा उसको खाली किया जाता है, मल तैयार किया जाता है। तो ये हो गई थी अलग अलग फंक्शनिंग। एक पार्ट इसमें रह गया अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का क्या काम है जी? अपेंडिक्स की प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर बोलते हैं निकाल दो जी, पर इसकी बहुत बड़ी फंक्शनिंग है तो वो समझ लेंगे। तो ये भी हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। यहाँ पे कुछ अलग अलग साइंटिस्ट कहते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे फ्रेंडली बैक्टीरिया स्टोर रहते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के तौर पे वर्क करते हैं। मान लो जो कुछ बैक्टीरिया वायरस जो पेट के एचसीएल से बचकर या लीवर के कुफर सेल से बचकर वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो जाते हैं, तो ये उनको खत्म करने का काम करता है। तो ये अपेंडिक्स का मेन फंक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें सबसे पहला है जी अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस एक कॉमन सी डिसीज है जो अपेंडिक्स भाग को इफेक्ट करती है। तो ये किसी कारण से अगर अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उस कंडीशन को नाम दिया जाता है अपेंडिसाइटिस का। तो यह जो वायरस बैक्टीरिया भोजन के साथ दाखिल होते हैं वो जो इम्यून सिस्टम हमारा उनको खत्म नहीं कर पाता, मान लो कुफर सेल्स खत्म नहीं कर पाते या एचसीएल खत्म नहीं कर पाता, वो फिर आगे दाखिल होके वो अपेंडिक्स को इन्फ्लेम करने का काम करते हैं, तो उससे अपेंडिसाइटिस की कंडीशन पैदा होती है। नेक्स्ट आ जाता है डायरिया। डायरिया का रूप जो होता है नॉर्मली लूज एंड वाटरी स्टूल जो पास आउट होता है उसको इस कंडीशन में वो होता है वाटरी स्टूल पास होता है, बहुत ज्यादा लूज होता है। ठीक है जी, ये भी इसका मेन कॉज भी वायरस बैक्टीरिया का दाखिल होना होता है इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये कुछ डिसीजेस के सिम्टम्स में भी कवर होता है डायरिया, जैसे कि आईबीडी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस की चर्चा जो हो रही थी सुबह, तो ये उनके सिम्टम्स में भी कवर होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन में भी डायरिया वाली कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट आ जाती है क्रोन डिसीज, जिसका दूसरा नाम है जी आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। तो इसमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रीजन वही है वायरस बैक्टीरिया जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने का काम करते हैं। तो उस कंडीशन को आईबीडी का नाम या क्रोन डिसीज का नाम दिया जाता है। सिम्टम इसमें आ जाते हैं एब्डोमिनल पेन, सीवियर डायरिया, वेट लॉस भी हो सकता है, माल न्यूट्रिशन भी हो सकती है। कारण मैंने बता दिया, वायरल इन्फेक्शन और इम्यून डिसऑर्डर्स जैसी कंडीशंस होती है, मान लो आरए वगैरह इस तरह की सीवियर कंडीशंस होती है, उनके कारण ये हो सकता है। आईबीएस का सुबह आपने खूब अच्छे से जाना है, इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। नेक्स्ट आ जाती है कंडीशन रेक्टल प्रोलैप्स। रेक्टल प्रोलैप्स यानी जो रेक्टम भाग है उसका अपनी जगह से हिल जाना, हट जाना। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस सुना है आपने, ठीक उसी तरह रेक्टम प्रोलैप्स, रेक्टल प्रोलैप्स। तो यह कंडीशन क्यों पैदा होती है जी? यह कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन में जब कोई बहुत ज्यादा
जोर लगा के मसल्स के ऊपर स्टूल पास करने की कोशिश करता है, उस कंडीशन में होता है। अभी यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना, हम अक्सर ही देखते हैं आजकल मॉडर्न के चक्कर में पैरों के बल बैठ के स्टूल पास करना बहुत लोगों ने छोड़ दिया है। तो वो इंडियन प्रोसेस था जो, वो बहुत बढ़िया था। कम से कम 5 मिनट के लिए हर कोई बैठता तो था। तो आजकल स्पेशली योगा में बोला जाता है कि आप 5 मिनट जरूर बैठें, तो नहीं तो वो काम सुबह ही खत्म हो जाता था। तो आजकल उसको मलासन बोलते हैं। नहीं क्या, सॉरी मलासन की कंडीशन। ऐसे बैठ के जोर लगाने पर बैक पे जोर भी नहीं पड़ता। तो उसके साथ क्या है, एक तो बैक पेन की कंडीशन भी नहीं क्रिएट होती, ठीक है। हाँ, बहुत सी बीमारियां हमारी टलती हैं उससे, ठीक है जी। तो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में जब मसल्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर किया जाता है तो भी सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। और लेडीज के अंदर जब प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी होती है तो उसमें मसल्स का बहुत ज्यादा जोर लगता है, उस कंडीशन में भी रेक्टम कोलैप्स हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस को भी आईबीडी में काउंट किया जाता है। तो यह इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन और इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर हो जाने की कंडीशन को अल्सरेटिव कोलाइटिस बोला जाता है। सिम्टम्स इसमें आ जाते हैं एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ब्लड के साथ स्टूल पास होना, वेट लॉस होना, फीवर वाली कंडीशन, एनीमिया वाली कंडीशन भी इसमें हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जैसे कि पहले मैंने बताया कि स्टूल पास करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो ये हमारे डेली रूटीन में चेंजेस के कारण, मान लो हमारा जो लाइफस्टाइल है, खाना पीना गलत हो गया या टाइम टू टाइम नहीं खा रहे हैं, या हमारे खाने में कॉम्बिनेशन बहुत गलत है। आगे डाइट का आएगा पार्ट, तो मैम गाइड करेंगे, मीतू मैम आप सभी को। तो इस तरह की कंडीशन से ये कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या कोई लंबे समय से कोई मेडिसिन इनटेक कर रहा है जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग भी हो सकती हैं, स्ट्रॉन्ग पेन किलर भी हो सकती हैं, एंटी एलर्जी से रिलेटेड जो है एंटी एसिड की मेडिसिन है, इस तरह की मेडिसिन से भी हो सकता है। मेडिकल डिसीजेस जैसे हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज, पैरालाइज वाली कंडीशन, या पार्किंसन डिसीज के पेशेंट को भी आप देखते होंगे। तो इस तरह की डिसीजेस के अंदर कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम हो सकता है। इसके बाद आ जाता है पाइल्स। तो पाइल्स क्या है जी? पाइल्स एनाल टिश्यूज की स्वेलिंग या उस एरिया में इन्फ्लेमेशन हो जाने की कंडीशन है। तो इसको अलग अलग पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो इसके टोटल 4 ग्रेड बनते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड की कंडीशन जो होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो गई तो वो सिर्फ इंटरनल लाइनिंग में रहती है, एनएस के इंटरनल लाइनिंग में रहती है, वो विजिबल नहीं होती, बाहर दिखाई नहीं देती। तो ये स्टार्टिंग स्टेज है, फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि सेकंड ग्रेड में ये थोड़ा सा फर्स्ट वाले स्टेज से थोड़ी सी खराब कंडीशन है, होती ये एनएस के अंदर अंदर ही है, लेकिन थोड़ा सा जब स्टूल पास करते हैं तो थोड़ा सा ये बाहर की ओर आती है। इस कंडीशन में ये पाइल्स वाला एरिया जो होता है थोड़ा सा एनएस की तरफ, हाँ एनएस की तरफ बाहर की तरफ आता है। तो
ये अपने आप वापस अपनी जगह पे चला जाता है पार्ट। तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है, थर्ड स्टेज में इस कंडीशन में पायल जो है अपनी जगह से हिलती है, कोलैप्स होती है, एंड थोड़ा सा पायल जो है एनएस के बाहर दिखाई देती है, और ये थोड़ी सी बाहर की तरफ लटका हुआ भी एरिया दिखाई देता है स्टूल पास करते टाइम, या ऐसे भी हो सकता है ये। तो बट ये जो होता है ये अपने आप इजीली अंदर की साइड वापस रिमूव हो जाता है। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, ये बाहर तो आता है एरिया जब मान लो स्टूल पास करते हैं, लेकिन ये वापस फिर अंदर नहीं जाता, और ये मतलब काफी स्वेल्ड वाली कंडीशन होती है, और इसमें डॉक्टर फिर सर्जरी की सलाह भी देते हैं। ये फोर्थ स्टेज वाली कंडीशन है। इसके बाद आ जाता है एनाल फिस्टुला। एनाल फिस्टुला जिसको मेरे ख्याल से पंजाब में मौके वाली बवासीर बोलते हैं। हाँ, एनाल फिस्टुला यह एनएस का बिल्कुल मस्से वाली बात। तो ये एनाल फिस्टुला जो होता है बिल्कुल एंड पार्ट जो होता है एनएस का, उस स्किन एरिया में ये डेवलप होता है जहां से एनएस ओपन होता है। यह इन्फेक्शन के कारण होता है, और इसके सिम्टम्स हैं जी, इसमें पेन होता है, स्पेशली जब स्टूल पास करने के लिए बैठते हैं उस कंडीशन में। तो ये इसके सिम्टम है। अब बात करते हैं आगे इन सभी डिसीजेस के डायग्नोस्टिक पाथवेज। तो डायग्नोस्टिक पाथवेज में इसमें मेडिकल हिस्ट्री हम सभी लेते ही हैं पेशेंट की, मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और टेस्ट वगैरह भी इन सभी डिसीजेस के अंदर इंक्लूड है। तो मेडिकल हिस्ट्री में क्या होता है जी, पेशेंट को उसके सिम्टम के बारे में पूछा जाता है। कुछ डिसीजेस में हेरिडिटी हो सकती है तो फैमिली हिस्ट्री भी पूछी जाती है, और उसका लाइफस्टाइल फैक्टर जो हमने चर्चा की है, खाने पीने का सिस्टम, कैसा खाना पीना है, वो सारी चीजें। तो मेडिकल हिस्ट्री में ये चीजें आती है। नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट को, जैसे हमारा न्यूरोथेरेपी के अंदर पेशेंट के पेट को टच करके देखना, पेन पॉइंट चेक करते हैं, वो वाली कंडीशन। एब्डोमिनल एरिया की स्टिफनेस वगैरह चेक करते हैं हम, और स्वेलिंग वगैरह चेक करते हैं, वो फिजिकल एग्जामिनेशन में आ जाता है। इसके बाद ब्लड टेस्ट आते हैं, जिसमें नॉर्मली सीबीसी वगैरह करवाते हैं इन्फेक्शन वगैरह की कंडीशन को जानने के लिए। उसमें इन्फेक्शन है या एनीमिक है पेशेंट, अदर एब्नॉर्मलिटीज तो नहीं है, वो सारी कंडीशन को जाना जाता है। इसके बाद होता है एक टेस्ट नेक्स्ट है क्लोनोस्कोपी। क्लोनोस्कोपी की कंडीशन में डॉक्टर जो है कैमरा वगैरह डाल के देखते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। अल्सर वाली कंडीशन में नॉर्मली ये होता है। नेक्स्ट आ जाती है इमेजिंग स्टडीज। तो इमेजिंग स्टडीज के अंदर सीटी स्कैन, एमआरआई या एक्सरे वगैरह किया जाता है पेट का, और अलग अलग पार्ट्स की पोजीशन को जानने के लिए। तो वो इमेजिंग स्टडी के अंदर इंक्लूड होता है। तो स्टूल टेस्ट आता है जी नेक्स्ट। स्टूल टेस्ट में क्या चेक करते हैं जी कि यूरिन में मोशन में ब्लड तो नहीं आ रहा है, या अदर कोई एब्नॉर्मलिटीज तो नहीं है, यूडीएफ वगैरह तो नहीं आ रहा है। ये सारी चीजें चेक की जाती है स्टूल टेस्ट के दौरान। नेक्स्ट आ जाती है बायोप्सी। बायोप्सी में टिश्यू, मान लो कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ है इंटेस्टाइन, तो उसमें से कुछ टिश्यू का कुछ सैंपल लेके उस हिसाब से उसका
जानने की कोशिश की जाती है कि ये कोई ट्यूमर या कैंसर वाली कंडीशन तो नहीं है, तो ये बायोप्सी के अंदर चेक किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट। आप सभी को जान के बड़ी खुशी होगी, ये जो ट्रीटमेंट्स आपको बताए जा रहे हैं ये वो ट्रीटमेंट्स हैं जिनके साथ ये केसेस ठीक हुए हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बस स्टडी किया है बुक से और आपके सामने रखा गया है, ये तो उधर से जरूर एक्सपीरियंस लिया गया है। जिन्होंने ये केस ट्रीट किए हैं ये वही ट्रीटमेंट और वही फॉर्मूला है, आप भी इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले एपेंडिसाइटिस का ट्रीटमेंट है, इसमें इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट आपने देना है और 1 लीवर सब इनटू 6 फॉर्मूलाज आपके सामने है, आप इसको अच्छे से देख लें सारे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये पेशेंट्स के ऊपर, वैसे मैं ये डिग्री आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अगर फोटो लेना चाहते हैं बिल्कुल ले लीजिए। तो ग्रुप में आ जाएगा, इसमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्लस माइनस हो सकता है। इसमें एक मैं चीज चर्चा करना चाहूंगा, रेक्टल प्रोलैप्स के जो केसेस आप में से किस किसने देखे हैं? रेक्टल प्रोलैप्स जी, तो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने 2 केस देखे हैं, उन दोनों में हमने ये ट्रीटमेंट अप्लाई किया और ये ट्रीटमेंट का रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। ट्रीटमेंट फर्स्ट है 60 टॉप फिंगर गैस, सेकंड है एसिड ट्रीटमेंट प्लस ट्रायंगल पॉइंट। और इसका जो नियम वो ये है कि ये ट्रीटमेंट इंटू 3 देना है, ये पूरा ट्रीटमेंट इंटू 3 देना है, 2-2 मिनट का गैप रखना है आपने, 2-2 मिनट के गैप में ये इंटू 3 देना है, चौथा ट्रीटमेंट नहीं देना आपने। इंटू 3 एक दिन में इंटू 3 ही देना है, एक ही बार में 2-2 मिनट का गैप रख के, बस इससे ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं देना। जो रेक्टल प्रोलैप्स का ट्रीटमेंट है ये आपने पेशेंट को पूरा ट्रीटमेंट इंटू 3 देना है। गैप इसमें मान लो आपने फर्स्ट स्टेप दिया, 1 मिनट के गैप के बाद सेकंड स्टेप दिया, उसके बाद 2 मिनट के गैप के बाद इसको पूरे को रिपीट करना है सेकंड टाइम, उसके बाद 2 मिनट बाद फिर पूरा ट्रीटमेंट आपने सेकंड टाइम थर्ड टाइम देना है और तीसरा चौथा ट्रीटमेंट नहीं देना आपने, 3 ही ट्रीटमेंट देने हैं। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट है, पाइल्स का ट्रीटमेंट है, एनाल फिस्टुला का ट्रीटमेंट है। कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा लेक्चर समाप्त होता है और किसी भी सवाल किया तो अनुमान नहीं था। चलिए जो हुआ अच्छा, धीरे धीरे हम अपनी जो थीम थी उसके समापन की तरफ बढ़ रहे हैं और इस पूरे कार्यक्रम का जो लास्ट रह गया है कि पेशेंट आते हैं जरूर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। नेक्स्ट जो सेशन होगा इस पे ही होगा कि ऐसे पेशेंटों को हम क्या खिलाना है और क्या नहीं खिलाना है। तो बीच में एक ब्रेक जरूरत है ना। हमारे 5 साल से लगे हुए हैं, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, उनका जो है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक, उसके बाद ठीक है।
इसके बाद तैयार रहेंगे मनोज कुमार शर्मा दिल्ली। पीछे से आना, पीछे से अच्छा आगे इसके बाद मनोज कुमार शर्मा सरला जी चेन्नई यहाँ से कितना दूर है मालूम? अगर ट्रेन से आना है तो 2 रात की सफर है। फिर भी ये हर कार्यक्रम में अग्रवाल जी इधर सामने आ जाइए। ये जो सर्टिफिकेशन है ये जिनका 5 साल पूरा हो गया है या 5 साल से ऊपर इधर ये इस तरह की योजना है जिनका 5 साल 6 साल 7 साल से लेकर 9 साल तक हो गया। ठीक है हो गया? मोहित मित्तल जी को 9 साल हो गए, अगले साल 10 साल में पूरे हो जाएंगे। तो अगले साल आपके 10 साल पूरी कर जाएंगे। इधर आइए राकेश कुमार ठीक करो भाई, ये इनके 12 साल हो गए हैं, गलती से 5 साल वाला इनको ये 2 दे दो। इनको 12 साल कंसीडर किया जाए। तालियां। सामने आ इधर सर सामने आप इसको दे दीजिए, इसको दे दीजिए। इधर नेक्स्ट तैयार रहेंगे दिवाकर जी बिहार। इधर गड़गड़ाहट से ताड़ियां। इधर शिव कुमार इधर सामने निकाल नहीं है, नहीं देंगे। सब सामने होके इनका कितना है? इनका कितना है? इधर सामने नेक्स्ट मोहन चंद। इधर सर सामने सुधीर कुमार जी। आगे नेक्स्ट अरविंद गुप्ता। अरविंद गुप्ता। इसके बाद बलविंदर कुमार जी। इधर सर सामने सतेंद्र मोरे जी आ जाए। सेंटर में आ जाओ, सेंटर में इधर संतोष कुमार। धनेश्वर एम पवार।
आगे सेंटर में। अमित राठौर, इधर भाई जी इधर देखो, वो आ जाएगा आपका, इधर ही आ, ये मिलेगा वो दिखेगा। देवेंद्र कुमार, इधर सर लगाओ, सब हाथ लगाओ। किसी कारण पेपर इधर सामने उनकी मार्कशीट इशू नहीं हुई, वो उनका जब सर्टिफिकेट इशू हुआ तब से आपका गिना जाएगा, तो इसलिए इधर इधर सामने। तो अगला सत्र शुरू करेंगे फिर से बच्चे का नाम लेकर आप सबकी शिक्षा देने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी दे दीजिए एक बार आप मैम, नए बच्चे बैठे हैं हमारे। स्टूडेंट्स तो सारे जानते ही होंगे क्योंकि मैं इनकी क्लासेस ले रही हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, पर फिर भी मैं मीतू जैन फ्रॉम दिल्ली, न्यूरोथेरेपिस्ट, पिछले 9 साल से न्यूरोथेरेपी कर रही हूँ और बहुत अच्छी रिसर्च है जो मेरी सक्सेसफुल हुई है। शायद सबको ये पता भी होगा जो बताया होगा। एक रिसर्च थी हाइपोप्लास्टिक जेनिटलिया। इस रिसर्च के बाद ही मुझे सभी स्टेट्स में बहुत अच्छे से जाना गया कि हाइपोप्लास्टिक जेनिटलिया क्या था। हाइपोप्लास्टिक जेनिटलिया मींस अनडेवलपमेंट अंडर ऑर्गन, कि कोई भी ऑर्गन जो आपका बाय बर्थ डेवलप नहीं है। तो मेरे पास एक केस आया था जिसका यूट्रस, ओवरीज एंड फैलोपियन ट्यूब्स बाय बर्थ नहीं था और उस लड़की का मैंने 25 इयर्स की एज में ये ऑर्गन पूरा सिस्टम इवन देन डेवलप किया। आज उसके ट्विंस बच्चे हैं, उसकी शादी भी हो गई, एक बेटा एक बेटी। तो ये न्यूरोथेरेपी की बहुत बड़ी रिसर्च है। ओनली बाय न्यूरोथेरेपी वी कैन डेवलप एनी ऑर्गन आल्सो। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। खाली हम ऐसा नहीं है कि डिजीज में खाली बस हमने पॉइंट्स दिए, ट्रीटमेंट दिया और हमने डिजीज को ठीक कर दिया। एक डॉक्टर प्रॉपर वही है जो हर चीज को अच्छे से डायग्नोस करे। मेन हमारा फर्स्ट आता है डायग्नोस, सेकंड आता है उसका लाइफस्टाइल एंड डाइट शेड्यूल, थर्ड उसका आता है ट्रीटमेंट। हम नीरो से ट्रीटमेंट तो देते हैं बट हमें ये नहीं पता कि इस बीमारी में हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, या हमारी डाइट में ऐसी कौन सी चीज ऐड है जिससे वो बीमारी फ्रीक्वेंटली आ रही है, तो हमें उसको स्टॉप कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत बहुत ज्यादा है। अब हम लोग न्यूरो से ट्रीटमेंट तो दे देते हैं, हम तुम्हारा घुटना ठीक कर देंगे, स्पाइन ठीक कर देंगे, बट क्या ऐसा कोई ऑर्गन है जो कैल्शियम बनाता है? कैल्शियम क्या एक चूना है। अगर हमारा वो डाइटरी इनटेक होगा या सप्लीमेंट फॉर्म में होगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ उसका एब्जॉर्प्शन वीक है, तो हम उसके एब्जॉर्प्शन को, डाइजेशन को ठीक कर रहे हैं जिससे कि वो एब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन जहाँ कैल्शियम की नीड है तो क्या हम न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से कैल्शियम बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं बताओ? कौन सा ऑर्गन है जो चूना बनाता है बताइए? यस बताओ। आप जो कैल्शियम इनटेक करते हैं बाय डाइट, बाय सप्लीमेंट, उसका एब्जॉर्प्शन आप करा सकते हैं, लेकिन जो चीज आपकी बॉडी में बनती ही नहीं है उसको आप कैसे बना देंगे बाय न्यूरोथेरेपी? हाउ इज पॉसिबल? विटामिन के के अलावा कोई भी विटामिन हमारी बॉडी में नहीं बनता, उसको सिर्फ खाने से ही लिया जा सकता है, जिसके लिए डाइजेशन का ठीक होना जरूरी है। ये हमारे न्यूरोथेरेपी के 12 एंटी फीचर्स के अंदर। तो
तो यहाँ पर हमारी थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन होता है, जो हम हर पेशेंट को बोल देते हैं कुछ खाने की जरूरत नहीं है, हम न्यूरोथेरेपी सफिशिएंट है, हम उससे सब कुछ बना देंगे। बट हमारी न्यूरोथेरेपी क्या करती है, आपके सिस्टम को ठीक करती है, बट जो सिस्टम, जो ऑर्गन, जो ग्लैंड वो चीज बनाता ही नहीं है, उसका काम ही नहीं है, तो वो कैसे बनाएगा? वो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जानना जरूरी है डाइट, कि हमारा लाइफस्टाइल क्या है और हम डाइट क्या लेते हैं। डाइट का मतलब ये नहीं है कि हमें सब चीजें छोड़नी है या कुछ चीजें ही खानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डाइट सिंपलेस्ट फॉर्म में एक सिंपल सा वर्ड है कि जो भी हम खाते हैं वो हमारी डाइट में इंक्लूड है। क्लियर? लेकिन डाइट के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे कोई बहुत ज्यादा मोटा है, ओबेसिटी है, तो वो अपने वेट को, फैट को कम करने के लिए अपने आप को लो कार्ब्स डाइट लेता है या हाई प्रोटीन डाइट लेता है। कोई बीमार है, उसको अपनी बीमारी के हिसाब से उसको पता है कि मुझे ये चीजें नहीं खानी, उसको जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया वो उस हिसाब से उस डाइट पर आता है। किसी को लूज मोशन है, वो सॉफ्ट डाइट पर आ जाता है। जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हैं उनको सॉफ्ट डाइट के ऊपर डाल देते हैं कि आप लिक्विड लो, सॉफ्ट डाइट लो, एक्सेट्रा। लेकिन क्या हमें ये पता है कि हमें डाइट किस फॉर्म में लेनी चाहिए? क्या आप लोगों में से किसी को पता है कि हम अपनी बॉडी को सेल्फ एनालाइज कैसे कर सकते हैं कि ये चीज हमें सूट करेगी या नहीं करेगी? जानता है कोई? नहीं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आया होगा, बहुत बार आता भी होगा, कि दो बंदे बैठे हैं, एक कहता है कि मैंने ये ऑरेंज जूस लिया, इसको पीते ही मुझे गला पकड़ा जाता है, मैं कुछ भी खट्टा लेता हूँ। कोई कहता है कि मुझे नारियल पानी पीते ही मेरे हाथ पैरों में दर्द हो जाता है। कोई चीज ऐसी भी होती है कि जो बहुत अच्छी होती है हमारे हेल्थ के लिए, लेकिन हम लोगों को उससे नुकसान हो जाता है। क्लियर? लेकिन ये आप लोग कैसे बताएंगे कि ये आपकी बॉडी को सूट करेगी या नहीं करेगी? आपकी बॉडी का नेचर क्या है? तो सबसे पहले मैं डाइट में आप लोगों को सेल्फ एनालाइज करना बताऊंगी, और ये सब अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लें। ये लाइफ टाइम के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन होगा कि आपको किस नेचर में खाना चाहिए, क्या चीज जो आपको सूट करे, आपको नुकसान ना दे। एज पर आयुर्वेदा, वात, पित्त, कफ, ये भी हमारे नाड़ी दोष है। इन तीनों को हम 4-4 पार्ट्स 4-4 महीने में डिवाइड कर देते हैं। पहला हमारा स्टार्ट होता है मार्च से। मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 4 महीनों में जो लोग पैदा होते हैं वो कफ प्रकृति के होते हैं, यानी उनकी बॉडी का नेचर क्या है? कफ प्रधान। उनका कभी भी लाइफस्टाइल गलत होगा, या हेरिडिटरी प्रॉब्लम होगी, या जेनेटिक प्रॉब्लम होगी, या उनका खाना पीना गलत होगा, तो सबसे पहले उनकी बॉडी में क्या इफेक्ट होगा? कफ। कफ से मतलब आपका हो गया रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। जैसे मौसम चेंज होता है तो उनको खांसी जुकाम हो जाता है। बहुत से लोग होंगे जो कहते हैं जैसे ही मौसम बदलता है हमें खांसी हो गई या जुकाम हो गया, और उसके बाद उनकी बॉडी उसी मौसम वेदर में डेवलप हो जाती है। ठीक है? उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट 4 मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इन 4 महीनों में जो पैदा होते हैं वो पित्त प्रकृति के होते हैं, यानी उनका पेट हमेशा से ही लूज रहता है। उनको इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन या फ्रीक्वेंटली मोशन आना, ये उनकी बॉडी का नेचर है। इट्स नॉट डिजीज। सिर्फ बॉडी को पहचानने की जरूरत है कि हमारी बॉडी किस नेचर की है, तो वो पित्त प्रकृति के होंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 महीने में जो पैदा होते हैं वो वात प्रकृति के होते हैं, मीन्स वायु विकार। उसमें क्या होता है? आपको पेन्स वगैरह बढ़ती हैं, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, और ऐसे लोगों में देखा गया जनरली कैल्शियम बहुत लो रहता है। इतना अच्छे से क्लियर हो गया? तो हम अब इसके अंदर अगर अब हमें डाइट लेनी है, फॉर एग्जाम्पल किसी को जॉइंट पेन है, जॉइंट पेन में कहते हैं कि आप गर्म चीजें लो, जैसे लोग अजवाइन वगैरह भी लेते हैं, मेथी दाना भी लेते हैं। अब यही आपके पास 2 नेचर के लोग आए हैं, एक आपके पास आया है पित्त प्रकृति का और एक आया है आपके पास कफ या वात प्रकृति का।
में जो पैदा हुआ है उसका पिक ऑलमोस्ट हायर लेवल पे रहेगा। अगर आपने उसको गर्म चीजें एज इट इज दे दी तो क्या होगा, उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और वही चीज आपने कफ और वात वाले को दी, उसको वो फायदा करेगी। लेकिन चीज तो उसको भी वही देनी है, लेकिन हम उसकी क्वालिटी चेंज कर देंगे। हम उसको बोलेंगे कि वही चीजें आप ओवरनाइट पानी में सोक करें तो उसकी तासीर, उसका नेचर ठंडा हो जाएगा और वो उसको सूट करेगा। वो उसके इंडाइजेशन को, उसको फ्रीक्वेंटली अगर लूज मोशन होता है गर्म चीज लेने से, या एलर्जी हो जाती है, ईचिंग होती है, तो वो सब चीजें नहीं होंगी। तो डाइट का मेन कंसेप्ट है कि हमें बॉडी के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से डाइट को चूज करना चाहिए। सेकंड स्टेप हमारा आता है बैलेंस डाइट। कि बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट वो है जिसके अंदर हमारी जितनी भी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है, सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट के अंदर अवेलेबल हो। क्लियर? ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन आवर डाइट, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। अब थर्ड हमारे पास आता है डाइट एंड न्यूट्रिशन। उसके अंदर आपका क्या आता है, हम डाइट तो ले रहे हैं, क्या हमारी डाइट में वो न्यूट्रिशंस हैं जिनकी हमें नीड है? लाइक न्यूट्रिशंस में क्या आता है आपका, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, वाटर, रफेज, कार्ब्स एक्सेट्रा। अब हम अपनी बॉडी के हिसाब से देखते हैं कि अब हमें कैसा खाना खाना चाहिए। अब कितने पेशेंट हम लोगों के पास आते हैं कि मैम हम घर का ही खाना खाते हैं, वही दाल सब्जी खाते हैं, फिर भी हमें प्रॉब्लम आ रही है। अब वहां पर आपका कंसेप्ट कहाँ पर गलत होता है उन लोगों का? क्या वो उस साइंटिफिक तरीके से खाना खा रहे हैं या उस कॉम्बिनेशन में खाना खा रहे हैं जो उनको सूट करेगा? जैसे एक बाल्टी में छेद है, उसमें आप पानी भरते जा रहे हो, पानी तो नीचे से निकल रहा है, तो बाल्टी क्या है, खाली है। सेम इसी तरह से अगर हमारा डाइजेशन वीक है तो हमारा इनपुट तो स्ट्रॉन्ग है, आउटपुट हमारा वीक है, क्योंकि वो हाई टॉक्सिसिटी होती रहेगी, क्योंकि वो हमारे न्यूट्रिशंस ब्लड के अंदर नहीं मिल रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, स्लाइड चेंज कर दो सर, रॉन्ग डाइट एंड न्यूट्रिशन हो गया। नेक्स्ट ओके, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, कि हम किस कॉम्बिनेशन में हम खाना खाते हैं। तो सबसे मेन जो हमारा डेली का रूटीन है, जो कि हम रॉन्ग कॉम्बिनेशन में खाते ही खाते हैं, वो है आपका कार्ब विद प्रोटीन। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए, डाइजेशन के लिए एल्कलाइनिक एंजाइम्स की नीड होती है, और प्रोटीन को पचाने के लिए एसिडिक एंजाइम्स की नीड होती है। क्लियर? ये मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ाया था जब स्टमक टॉपिक लिया था आप लोगों का। स्टमक में आपके 5 सेल्स से बताया था, चीफ सेल, पेरिटल सेल, ईसी सेल, जीसी सेल एंड म्यूकस सेल। क्लियर? तो स्टूडेंट्स को पता होगा ये सारा। तो इसमें पेरिटल सेल्स जो होते हैं ये हमारा HCl बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं और हमारे खाने को पचाते हैं। अब हमारा सिस्टम वन टाइम में एक एंजाइम बनाता है। अब फॉर एग्जांपल आपने लिया राइस विद लेंटिल्स, पल्सेस यानी दालें, आप दाल के साथ चावल ले रहे हैं, प्रोटीन वाली कोई भी चीज हो गई, जैसे मटर की सब्जी हो गई, मटर पनीर हो गया, सोया चाप हो गई, सोया हो गया, आपका सारी दालें हो गई, राजमा, छोले एक्सेट्रा, आप ये सब ले रहे हैं, इनके साथ आप राइस ले रहे हैं, तो क्या वो आपको डाइजेस्ट होगा? क्योंकि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ओवरलोड डाल दिया कि वो एसिडिक एंजाइम्स भी बनाए और वो एल्कलाइनिक एंजाइम्स भी बनाए, और जबकि वो वन टाइम में वन एंजाइम सीक्रेट करता है। तो ये आपका रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है। अगर आप राइस को वेजिस के साथ लेते हैं तो वो इजीली डाइजेस्ट होगा, आपको कोई एसिडिटी नहीं होगी, कोई हैवीनेस नहीं होगी, और वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। यही रीजन है कि जब भी कभी हम राजमा चावल, छोले चावल या कोई हैवी दाल, उड़द की दाल वगैरह ले लेते हैं और उसके साथ कार्ब्स लेते हैं, राइस ले लिया, तो उसके साथ क्या होता है, पेट में भारीपन होता है, कहते हैं कि गैस बन रही है, बहुत ज्यादा हैवीनेस फील हो रहा है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दोनों सीक्रेशन मिलकर उफान पैदा करते हैं।
तो ये हमारा रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है और जनरली हम इसे ही फॉलो अप करते हैं। और दूसरा, प्रोटीन हमारी बॉडी में रात को इजीली नहीं पचता, तो हमें प्रोटीन डाइट हमेशा दिन में ही रखनी चाहिए। सब्जियां किसी भी टाइम आप ले सकते हैं, मॉर्निंग मील में भी, आफ्टरनून में भी एंड नाइट में भी। क्लियर? वैसे फर्स्ट हमारा इसके अंदर है मिल्क एंड कर्ड विद बनाना। जो दाल है वो रात को नहीं लेनी चाहिए ना? नहीं लेनी चाहिए। फर्स्ट इसके अंदर है मिल्क एंड कर्ड विद बनाना। जनरली देखा होगा कि जो लोग जिम जाते हैं वो लोग बनाना शेक पीते हैं। दिस इज द टोटली रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड एज पर आयुर्वेदा। फॉर रीजन जो मैंने इसका जो रिसर्च किया है वो रीजन ये है कि बनाना का जो नेचर है वो ठंडा है, ठीक है। और दूसरा, मिल्क आपका कंप्लीट फूड है, इसमें प्रोटीन है। अगर आप गर्म और ठंडी तासीर को मिक्स कर लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन कर सकते हैं, कफ एंड कोल्ड कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम। तो और जनरली देखा गया है जो जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम आती है, रूमेटिक आर्थराइटिस, दिस इज द मेन कॉज ऑफ रॉन्ग कॉम्बिनेशन फूड ऑफ मिल्क एंड कर्ड विद बनाना। अगर आप केला खाकर उसके 10 या 15 मिनट के बाद ऊपर से दूध पीते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं देगा, थोड़ा सा आपने गैप दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मिल्क एंड कर्ड विद रेडिश, वो भी सेम है। रेडिश क्या है आपका, भी आता है रूटी वेजिटेबल है, उसके साथ अगर आप मिल्क लेते हैं या कर्ड लेते हैं वो भी सीवियर एसिडिटी बनाएंगे और गैस फॉर्मेट करेंगे, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आपका आता है रेडिश एंड कर्ड एट नाइट। कर्ड की तासीर वैसे गर्म है और जो रेडिश है वो ठंडा है, क्योंकि वो पेट के लिए, लिवर को सेट करने के लिए दिया जाता है कि पित्त को शांत करे। इसलिए ये भी एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है, इसको हमें इस फॉर्म में नहीं लेना चाहिए और रात को तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ पल्सेस एंड लेंटिल्स विद राइस, रीजन कॉज ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब्स, दिस इज द रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट आता है मिल्क विद चपाती। आपने देखा होगा कि लोग रोटी के साथ, हाँ तो वो भी आपका कार्ब्स एंड प्रोटीन हो गया। और दूसरा, दूध के साथ ना कभी नमक वाली चीज नहीं लेनी चाहिए, उससे लिक्विडमा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और आटे के अंदर जनरली लोग नमक थोड़ा सा मिलाकर फिर रोटी बनाते हैं, बहुत रेयर है कि जो बिना नमक के आटा मारते हैं। तो सॉल्ट विद मिल्क भी रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है, बट यहाँ पर इसलिए है क्योंकि प्रोटीन विद कार्ब्स है, तो ये हमें नहीं लेना चाहिए। क्लियर? और एक चीज और, जो लोग YouTube को बहुत फॉलो करते हैं तो उसके अंदर एक दिया हुआ है डिटॉक्स ड्रिंक, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, बट मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आए हैं रूमेटिक आर्थराइटिस के, जिसमें उन्होंने बोला कि मैम हम पतले होने के लिए ना डिटॉक्स वाटर ले रहे हैं। उस डिटॉक्स वाटर में क्या होता है, खीरा और लाइम कट करके और कुछ मिंट की लीफ होती है उसके अंदर डिसॉल्व करके रखते हैं और 1-2 लीटर पानी के अंदर पूरा दिन उस पानी को पीते हैं। क्या लाइम बताया है ना, नींबू, तो क्या वो पानी ठीक है हमारे लिए? हम खीरे के ऊपर पानी कभी नहीं लेते, खीरा हाई पोटेशियम डाइट है। लाइम जो है उसका सॉल्ट जो है एसिडिक है। हम नींबू को भी कटा हुआ यूज नहीं करते और वो सारे टाइम उसको पानी के अंदर डाल के रखते हैं, इससे हमारी इंटेस्टाइन के न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो हमें इस तरीके का फूड या इन सब चीजों को फॉलो नहीं करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट अभी हमारा आता है गुड कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। तो इसके अंदर हमारा दिया हुआ मैंगो विद मिल्क, जो मैंगो शेक लेते हैं वो सही है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। मिल्क विद डेट्स, मैंगो की तासीर भी गर्म होती है और दूध की भी, हम उसको ले सकते। मैंगो मिल्क आयुर्वेद में मना है, नहीं ले सकते हैं।
आयुर्वेद में मैंगो विद मिल्क ले सकते हैं, बनाना विद मिल्क नहीं ले सकते। यू कैन सर्च ऑन गूगल। लेकिन मैंगो भी है, हम आपको ऑन पेपर वो बहुत रेयर केसेस में है जिनको स्किन प्रॉब्लम है और एलर्जिक रिएक्शन होता है, उन लोगों के लिए है कि आप वो फिर आपकी बॉडी के नेचर के ऊपर आता है कि आपको क्या सूट करता है और आप वो चीज ले सकते हैं या नहीं। मैं वेट में जी यहाँ पे इतने सारे न्यूरोथेरेपिस्ट बैठे हुए हैं, किसी की राय कोई होती है, किसी की राय कोई होती है, कोई किसी फॉर्मूले को यूज कर रहा है, कोई किसी को यूज कर रहा है। जैसे इन पे कोई लगाम नहीं है, वैसे गूगल पे कोई लगाम नहीं है, ना यूट्यूब पे कोई लगाम नहीं है। अगर आपने इस चीज को पढ़ना है तो जो हमारा आयुर्वेद है उसकी जो चरक संहिता है या और कुछ बुक स्पेशलाइज है वो पढ़िए, उसके बाद डिसाइड कीजिए, बहस नहीं करना। नेक्स्ट हमारा आता है मिल्क विद डेट्स। दूध के साथ खजूर लेना भी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है, ये इजीली डाइजेस्ट होता है। वेजिटेबल विद राइस, ये मैंने आपको बताया ही है कि विटामिन के साथ अगर आप कार्ब्स लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ कार्ब्स लेते हैं तो इजीली डाइजेस्ट होगा आपका। फ्रूट्स विद ड्राई फ्रूट्स, ये भी हमारा गुड कॉम्बिनेशन है। हम फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट साथ ले सकते हैं, एल्कलाइनिक डाइट है, इसमें एसिडिक कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है चपाती विद लीफी वेजिटेबल्स। वेजिस के साथ हम ले सकते हैं, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है और मल्टीविटामिन्स होते हैं, उनके साथ हम कार्ब्स लेंगे तो हमें नुकसान नहीं देगा। उसके बाद आपका लास्ट आता है ड्राई फ्रूट्स विद सिट्रस। आप लोगों ने देखा होगा हम स्प्राउट्स बनाते हैं, स्प्राउट्स मॉर्निंग मील में जो ब्रेकफास्ट में लेते हैं, तो स्प्राउट्स भी हम दो बनाते हैं, एक सॉल्टी एक स्वीट। स्वीट के अंदर हम ड्राई फ्रूट्स को जो ओवरनाइट सोक करते हैं डालते हैं, बट थोड़ा सा लाइम अकॉर्डिंग टू टेस्ट स्क्वीज कर देते हैं तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो आपको नुकसान नहीं देगा। क्लियर सर? नेक्स्ट, अब कुछ डिजीज मैंने इसके अंदर मेंशन किया है जिसके अंदर हम पर्टिकुलर कुछ नेचुरल हर्ब्स अगर ऐड करते हैं अपने नीरो ट्रीटमेंट के साथ साथ तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं और सबके जेन्युइन रिजल्ट्स और रिपोर्ट्स भी हैं। जैसे इसके अंदर फर्स्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस सभी को पता है, हड्डियों का खोखलापन। अब इसमें ऑस्टियोपीनिया भी हो सकता है, ऑस्टियोक्लास्ट भी हो सकता है, ऑस्टियोफाइटोसिस भी हो सकता है, नीज में भी हो सकता है, किसी जॉइंट्स में भी हो सकता है। क्लियर? इसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कैल्शियम और विटामिन डी की। तो कैल्शियम हम सप्लीमेंट सजेस्ट ना कर अगर हम उनको डाइटरी फॉर्म में बोलें कि आप मखाने खाइए, मखाने इज द रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, रागी इज आल्सो रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। रागी का इंटेक आप जैसे बता सकते हैं कि आप जैसे सभी आटा मारते हैं जब उसमें थोड़ा सा आटा रागी का मिला लें, क्योंकि रागी का जो सोर्स है, मेन सोर्स है, वो कैल्शियम है। तो सभी को कैल्शियम प्रॉपर अमाउंट में चला जाएगा। तीसरा आता है सफेद तिल। सफेद तिल का हम दूध भी बना सकते हैं, जिनके घुटने बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, ग्रीसिंग खत्म हो जाती है, तो उनको सजेस्ट करते हैं कि 1 कड़छी तिल ओवरनाइट पानी में सोक करो। जितना तिल है उसका 6 गुना आपने पानी लेना है, गर्म पानी भी ले सकते हैं, नॉर्मल भी ले सकते हैं, और उसको अच्छे से मिक्सी करके और उसको छान लो, वो आपका तिल का दूध बन गया विदाउट पेस्टिसाइड, नेचुरल मिल्क। अगर ये आप पेशेंट को देते हैं कि आपने ये पीना है हमारे ट्रीटमेंट के साथ साथ, तो आप देखिएगा उसके नीज के अंदर जो रिप्लेसमेंट के लिए भी बोल दिया है तो उसमें बहुत फर्क आता है, काफी चेंजेस आते हैं। फिर उसमें इन्फ्लेमेशन होती है बहुत ज्यादा, उसके लिए हम सिकाई बोल सकते हैं। आप उसकी नमक और रेत वाली सिकाई भी करा सकते हैं पोटली से, कि नमक और रेत इक्वल क्वांटिटी में लिया, सेंधा नमक और रेत, उसको कढ़ाई में गरम किया, एक थिक मोटे कपड़े के अंदर उसको डाला और उसकी पोटली बनाई और उससे सिकाई करनी है। दूसरा, कच्ची पक्की रोटी बनाकर उसके ऊपर सरसों का तेल लगाया गरम रोटी पे और अम्बा हल्दी स्प्रिंकल करी। उस रोटी को आप 4-5 दिन ही बांधिए और आप देखना कि घुटने पे जितनी भी सूजन होगी सब हट जाएगी और मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। नीरो ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखिए क्योंकि ये सारा ही नेचुरल और हर्बल है,
इनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। साथ में उसकी डाइट के अंदर आप अखरोट और बादाम को ऐड कर दो तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है टाइफाइड। टाइफाइड के अंदर हमारा लिवर बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। जनरली लिवर जब वीक होता है तो हम लोग लिक्विड फॉर्म्स में आते हैं कि लिक्विड डाइट लेनी है, लेकिन मेरा टाइफाइड के ऊपर एक बहुत अच्छा रिसर्च है। टाइफाइड के पेशेंट को कभी लिक्विड डाइट मत दो, उसको सॉलिड डाइट दो, बट सॉफ्ट डाइट दो। रीजन, टाइफाइड आज के पता नहीं लोग मानते हैं नहीं, इसमें कहते हैं कि वो मोती दाना होता है जो हड्डी के अंदर रुक जाता है ठंडी तासीर की चीजें खाने से। ठीक है, तो हमें इसके अंदर हॉट नेचर की चीजें देनी है। जैसे उसमें सारे फ्रूट्स उसके बंद कर दो, उसमें सिर्फ चीकू और पपीता उसको खाने के लिए दो। टाइफाइड के अंदर फ्रिज में रखी कोई चीज नहीं देनी, मिल्क प्रोडक्ट नहीं देना। ठीक है, और उसको दलिया, खिचड़ी, घिया, तोरी इससे फुल्का दो कि उसके अंदर डिप कर कर वो खाए। प्रोटीन में आप मूंग की दाल ऐड कर सकते हैं। इस डाइट के ऊपर अगर आप टाइफाइड का ट्रीटमेंट देंगे डेफिनेटली 10 से 11 दिन के अंदर वो ठीक हो जाएगा। और एक मेरा और रिसर्च है इसके ऊपर, 5 मुनक्का और एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है नेचुरल, खूब कला, ये सब नोट कर लें। ये राई के दाने जैसी होती है, खूब कला, KHOOPKALA। सिर्फ ½ टीस्पून खूब कला और 5 मुनक्का, इसको आपने तवे पर गरम करना है और इसको सिर्फ आधा कप या 1 कप दूध, वैसे हम उनको मिल्क प्रोडक्ट नहीं देंगे टाइफाइड में, सिर्फ इस चीज को हम आधा कप या 1 कप गरम दूध के साथ देंगे। 1 वीक या 10 डेज के बाद आप अपना मतलब जो हमने नीरो का ट्रीटमेंट दिया वो प्लस दिस डाइट, आप 10 दिन के बाद आप उसका टाइफाइड चेक कराएं तो वो नेगेटिव आएगा, चाहे वो जितना मर्जी हाई हो। उसके बाद लिवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप उसको डिटॉक्स ड्रिंक, और जो लिवर को स्ट्रॉन्ग करता है, सिनेमन पाउडर इज अ गुड फॉर लिवर, बेल इज गुड फॉर लिवर। तो आप उसको बेल का रस या बेल के पत्ते होते हैं वो भी बता सकते हो, 2-3 पत्ते 1 कप पानी में बॉईल कर आपने लेना है, उससे उसका लिवर धीरे धीरे सेट हो जाएगा। सिनेमन पाउडर से डिटॉक्स ड्रिंक बनती है, 1 कप पानी में 2 चुटकी सिनेमन पाउडर डालना है। सिनेमन पाउडर होता है दालचीनी, 2 चुटकी दालचीनी, 2-3 पत्ते मिंट यानी पुदीने के, और 1-2 पत्ते तुलसी के, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये ओवरनाइट सोक करना है। मॉर्निंग में इसको बॉईल कर लो, जब ये आधा रह जाए तो छान कर पी लो। ये वैसे भी बहुत अच्छा है लिवर के लिए, और जो लोग ड्रिंक करते हैं कि लिवर उनका डे बाय डे खराब ना हो, उसके लिए ये ड्रिंक बहुत बेस्ट है, क्योंकि वो लिवर को एक सेफ साइड पर रखेगी। बेल पत्ते होते हैं ना, बेल का रस नहीं होता, बेल जो शिफ्टी जी पर चढ़ाते हैं बेल पत्थर का। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आता है हाइपोथायराइड। क्या डिटॉक्स ड्रिंक? हाँ, वही डिटॉक्स ड्रिंक। 1 कप ऑफ वाटर, 3 to 4 लीफ ऑफ मिंट, 1 कप पानी। एक हेल्दी ड्रिंक मैं बताऊंगा तुम्हारे बारे में। 1 कप पानी, 2-3 पत्ते पुदीने के, 1-2 पत्ते तुलसी के, और 1-2 चुटकी सिनेमन पाउडर, ये दालचीनी। ये ओवरनाइट सोक करना है। और ये वैसे भी नॉट फॉर ड्रिंक। आज के टाइम में सभी का फैटी लिवर है, क्योंकि हमें सारी ही पेस्टिसाइड वाली चीजें मिल रही हैं, ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो जो हम खाना खा रहे हैं वो जा तो सारा पेट में रहा है, लिवर को सारा काम करना पड़ रहा है। तो लिवर के ऊपर इतना ओवरलोड है कि आज छोटे बच्चे का भी फैटी लिवर है। तो लिवर से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो तो एटलीस्ट वो उसको थोड़ा सा बैलेंस में और मेंटेन रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है हाइपोथायराइड। मैंने खुद हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट बहुत सारे ठीक किए हैं,
जो ओवरवेट थे उनका वेट कम किया, कुछ डाइट शेड्यूल से। न्यूरो ट्रीटमेंट हाइपोथायराइड का दिया, बट थायराइड के पेशेंट को एक चीज उनको बताया, जो हरा धनिया होता है उसको वो पीस के रख लें 1 या 2 दिन का, क्योंकि हर दिन नहीं वो पिसता, उसमें कुछ मसाले नहीं डालने, सिर्फ कोरिएंडर लीफ, हरा धनिया सूखा वाला या हरा धनिया जिसकी चटनी बनती है, कोरिएंडर लीफ, ठीक है, उसको पीस के रख लें। दिन में 2-3 बार जब भी आप पानी पी रहे हैं तो 1-2 चम्मच वो चटनी डाली, पानी जैसा आप पीते हैं नॉर्मल या ल्यूकवार्म, वो पानी डाला और उसको पी लिया। दूसरा, जो साबुत धनिया होता है, सूखा धनिया, 1 से 1.5 चम्मच 1 गिलास पानी में ओवरनाइट सोक करें, सुबह वो धनिया निकाल दें और वो वाला पानी पिएं। इससे भी थायराइड बहुत कम आया है और इससे हमारा हाइपोथायराइड ठीक हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फैटी लिवर। तो फैटी लिवर के लिए वैसे बता दिया है मैम, ये धनिया वाला पानी गर्म करके पीना, ये हाइपो में काम आप करता पी है, सकते हैं, ये हाइपो में काम करता है, मेटाबॉलिज्म पे वर्क करता है, हाइपर पे भी काम करता है, मेटाबॉलिज्म पे वर्क करता है। थायराइड डायबिटीज इज अ टोटली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अगर आपका मेटाबॉलिज्म खराब है तो आपको थायराइड डायबिटीज कुछ भी हो सकता है, तो ये दोनों को कंट्रोल करेगा, हाइपो भी और हाइपर भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्स्टिपेशन, जो हर बीमारी की जड़ है। कॉन्स्टिपेशन कई लोगों को जेनेटिक भी होती है, पेट सेट नहीं रहता। कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंने कुछ अपने पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई किया था पालक का जूस, और वो बहुत इफेक्टिव रहा। 10 से 15 दिन में, जिनको मैंने मतलब 3-4 साल भी हो गए ये चीज फॉलो कराते हुए, जिनको 3-4 साल पहले दिया था, वो लोग आज भी क्लिनिक पर जब मिलने आते हैं तो कहते हैं कि मैडम कुछ भी बीमारी हो जाए हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, हमारा पेट एकदम सेट रहता है। तो उसको पेट सेट करने के जो हमारे ट्रीटमेंट है, यूडीएफ, टो फिंगर, सीएनएनएस, म्यू सीएनएनएस, नॉर्मल अजे नॉर्मल, ये ट्रीटमेंट तो दिया अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम, बट डाइट के अंदर क्या ऐड किया है, सिर्फ पालक का रस। हाँ, अच्छा, पालक का जूस मैं बताती हूँ कैसे बताया था उन्हें, और फिर बताती हूँ कि ये क्यों दिया था उसे, रीजन। कॉन्स्टिपेशन का रीजन क्या है, लैक ऑफ फाइबर, एक तो ये है, लैक ऑफ वाटर, पानी की भी कमी, और तीसरा मेन रीजन है लैक ऑफ आयरन। आयरन डेफिशिएंसी होगी तब भी कॉन्स्टिपेशन होगा। जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिक लोग होते हैं उनको आयरन के इंजेक्शन चढ़ते हैं, तब उसके बाद उनको स्टूल पास होता है। उसके लिए पालक जो है रिच सोर्स ऑफ आयरन। अगर किसी का वो कहते हैं, पेशेंट कहते हैं कि मैम पानी भी हम बहुत पीते हैं, फ्रूट्स वगैरह भी ले रहे हैं, रफेज भी ले रहे हैं, उसके बाद भी पेट सेट नहीं है, तो देखा गया कि अगर उनको वो पालक का रस बताया है, क्योंकि उन्होंने ब्लड टेस्ट नहीं कराया था, दैट मीन्स उनका जो हीमोग्लोबिन था वो कम था। क्वांटिटी पर हाँ, 1 कप पानी 10 से 12 पत्ते पालक के लो, उसको अच्छे से वॉश किया और उस पानी में पत्तों को डालकर मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। उसको छानना नहीं है, उसका फाइबर हमें उसके साथ रखना है। और आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी का होना बहुत जरूरी है, इसलिए उसमें आधा नींबू स्क्विज कर जरूर डालेंगे, और उसको टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा सेंधा नमक, नॉट ब्लैक सॉल्ट, सेंधा नमक डालना है, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और ये आपने एम्प्टी स्टमक लेना है। इससे आपका अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी वो भी पूरी होगी, कॉन्स्टिपेशन भी लाइफ टाइम के लिए टूट जाएगी। दूसरा, बहुत से लोगों से सुना है कि हम साग खाते हैं, सरसों का साग लेते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, गैस फर्मेंट होती है। व्हाट इज द मेन रीजन? नहीं, अभी मैंने बताया है, आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन सी बहुत जरूरी है। अगर हम विटामिन सी नहीं लेंगे तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। जैसे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। क्लियर? अब
साग तो बनाया है, पानी ले लीजिएगा। साग तो बना लिया, लेकिन हमने उसमें विटामिन सी का कुछ भी यूज नहीं किया। डेफिनेटली वो चीज आपको नुकसान देगी। गैस नहीं, मैं एक पर्सन है मेरा। अरे खड़े होकर मैम एक ऑप्शन है, ये जो पालक का जो आपने जूस बताया है, क्या स्टोन जिनको अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अभी मैं किडनी पर आऊंगी ना नेक्स्ट है, अगर कॉन्स्टिपेशन है उसको गठिया वाले को दे सकते हैं, ये जो पालक हाँ जी दे सकते हैं, हाँ जी दे सकते हैं। आयुर्वेदा का कंसेप्ट है, जो एक चीज में दूसरी चीज मिल जाती है, जरूरी नहीं है ना आपको एक ही नींबू डालना है। कच्ची लोई है मैम, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा ये है कि अगर कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को और उसको पहले ही किडनी की स्टोन है, तो क्या उसको तभी पालक का जूस दे सकते हैं? किडनी स्टोन में नहीं देना, मैं आपको बोल दूं कि नेक्स्ट टॉपिक किडनी स्टोन है, उसमें मैं आपको बताऊंगी अभी, इसीलिए ये बोला है। अभी वो किडनी स्टोन से ऊपर वाला टॉपिक है। नहीं, अगर उसको किडनी स्टोन हुआ भी कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को नहीं देना, अभी यही तो बताया है मैंने आपको, बोला है किडनी स्टोन नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें नहीं देना। तो जब उसमें आएगा ना पालक नहीं देना, लीफी वेजिटेबल्स नहीं देनी, तो उसके अंदर पालक भी इंक्लूड होगा कि नहीं देना, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन का क्लियर हो गया। फाइबर के अंदर आप और भी रिच फाइबर डाइट ऐड कर सकते हैं, सैलेड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, फ्रूट सैलेड्स जी, साग का बता रहे थे। हाँ साग, सॉरी, साग जो हम बनाते हैं, जरूरी नहीं है, बहुत लोग टमाटर भी नहीं डालते, विटामिन सी यूज नहीं करते किसी भी फॉर्म में। अगर आपने साग खाया है और आपको गैस फॉर्मेंट हो रही है, मैंने बहुत लोगों के ऊपर अप्लाई किया है, वो कहते हैं मैम हम पूरी विंटर साग खाते हैं, हमें कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ अपनी सब्जी के अंदर थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेते हैं, उसके बाद उसको खाते हैं, वो इजीली डाइजेस्ट होता है, कोई गैस फॉर्मेंट नहीं होती। क्योंकि आयरन की अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है, जैसे कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप इस फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो देखना आपको नुकसान भी नहीं होगा और इजीली डाइजेस्ट होगा। नेक्स्ट हमारा आता है किडनी स्टोन। अब किडनी स्टोन देखो, किडनी के अंदर भी हो सकता है, यूरेटर में भी हो सकता है, कहीं और फंसा हुआ भी हो सकता है। I have cured so many patient of kidney stones, लेकिन अभी रिसेंटली एक पेशेंट क्योर किया है, वो यूरेट्रिक स्टोन था, उसका यूरेटर में स्टोन फंसा हुआ था और डॉक्टर ने इमीडिएट सर्जरी के लिए कहा था, क्योंकि आपकी किडनी फेल हो जाएगी, क्योंकि उसका यूरिन का आउटपुट बिल्कुल बंद हो गया था। उसके अंदर जो हमारा स्टोन का ट्रीटमेंट है नीरो में, वो तो दिया ही था, बट उसको एक डाइट के अंदर उनको बोला था कुल्थ की दाल, एक नेचुरल हर्ब है कुल्थी की दाल, ये आपने 1 किलो दाल लेनी है, उसके 10 हिस्से बना देने हैं, यानी 100 ग्राम ईच। इतना क्लियर हो गया। 100 ग्राम दाल को एवरी नाइट पानी के अंदर भिगोना है, चाहे आधा किलो पानी में भिगो, चाहे 1 किलो पानी में, 1 लीटर पानी में भिगो, ठीक है। कुल्थी दाल क्या होता है? कुल्थी की दाल अभी मैंने आपको बताया है, दिस इज द नेचुरल हर्ब, ये एक प्राकृतिक जड़ी बूटी फॉर्म में होता है, ये पहाड़ों पर दाल पाई जाती है, ये दाल काली मसर जैसी दिखती है, थोड़ी सी बड़ी बड़ी, इसको ओवरनाइट पानी में सोक करना है, 100 ग्राम दाल एवरी डे, ठीक है। उसके बाद इसको आधा लीटर पानी में बॉईल करना है, कुछ मसाले नहीं डालने, और इतना उबालना है कि वो 200 ml बच जाए। उसके बाद 100 ml पानी दिन में 2 बार पीना है, उस दाल को छान के, दाल को नहीं खाना, ठीक है। किडनी स्टोन में आयरन वाली चीजें, लीफी वेजिटेबल्स नहीं खानी होगी,
किडनी की कोई भी प्रॉब्लम वो नहीं लेते उसमें, ठीक है। दूसरा बीज, यानी प्रोटीन हो गया, जैसे बीज वाले फल हो गए, सब्जियां, जैसे आपका अमरूद है, अमरूद में बहुत मोटा बीज है। समटाइम खीरे का जो बीज होता है ना वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। हाँ, टमाटर भी यूज करना है तो उसका बीज निकाल कर उसके बाद मिक्सी करके फिर आप सब डालिए, ठीक है। मैंने सिर्फ ये 15 से 16 सेटिंग दी थी उन्हें, और ये वाला ये डाइट पर डाला था। प्रोटीन डाइट दिन में, सब्जियां रात में, पालक और लीफी वेजिटेबल्स बंद कर दी थी, उनके लिए सीड्स बंद कर दिए थे। उनको बहुत शौक था, वो सीड्स बहुत खाती थी, ठीक है। 10 से 15 सीटिंग दी होगी और उनका 7.5 या 8.5 mm का स्टोन था, वो 10 से 15 दिन में निकल गया। उनकी कोई सर्जरी नहीं हुई, ब्लीडिंग भी बंद हो गई जो यूरिन में ब्लड आ रहा था। और 5 दिन तो ट्रीटमेंट मैंने उनको हॉस्पिटल में जाकर दिया था, क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज थी, क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली पेन आ रहा था, हर 3 घंटे में एक पेन का इंजेक्शन ले रही थी। तो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं इन सब चीजों के। किडनी स्टोन गॉलब्लैडर की या उसकी? किडनी है तो किडनी का ही होगा ना बच्चे को, गॉलब्लैडर में कैसे चला जाएगा? अरे कोटिया साहब, मेनली 4 तरह के स्टोन होते हैं। ऑक्सीलेट है, कैल्शियम ऑक्सीलेट। मेरी बात सुनो, 4 तरह के स्टोन होते हैं। नेट पर पढ़ना, उसके बाद में उसकी टाइप देखना, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट बनाना। चलो अच्छा, नेक्स्ट आपका आता है लास्ट गॉल ब्लैडर स्टोन। अब ये गॉल ब्लैडर का है। मैंने एक पेशेंट, 2-3 पेशेंट हैं जिनका गॉल स्टोन भी रिमूव किया है। मैक्सिमम था 18 mm, जो मैंने अभी भी दिया है प्रोजेक्ट के अंदर। 18 mm का स्टोन जो है वो रिमूव किया है। उसमें नॉर्मल डाइट जो डाला था उनको सेम वही था। प्रोटीन डाइट दिन में, सब्जियां किसी भी टाइम ले सकते हैं, पानी 3 से 4 लीटर एवरीडे होना चाहिए। फ्रूट्स एंड सैलेड्स सिर्फ दिन में 6 बजे के बाद कोई फ्रूट सैलेड नहीं, सिर्फ रात को आप पपीता खा सकते हैं, इसके अलावा कोई फ्रूट नहीं ले सकते, ठीक है। और इनके अंदर गॉल स्टोन के अंदर 2 नेचुरल हर्ब्स मैंने ऐड की थी। एक था हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर। हिबिस्कस फ्लावर होता है गुड़हल का फूल, रेड कलर का जो होता है। तो उस पाउडर को आप जैसे ग्रीन टी बनाते हैं, सेम ऐसे ही 1 चम्मच वो पाउडर लिया और 1 कप पानी में उसको डालकर अच्छे से बॉईल कर दिया और फिर उसको छान लिया और पी लिया। तो ट्वाइस इन अ डे हिबिस्कस फ्लावर पाउडर लेना है, या तो आप उसको ऐसे फक्की फॉर्म में ले सकते हैं या इसको बॉईल कर नेचुरल ग्रीन टी फॉर्म में ले सकते हैं। और सेम कुल्थ की दाल वाला प्रोसेस था। 100 ग्राम दाल ओवरनाइट पानी में सोक करना है, 500 ml पानी के अंदर उसको बॉईल करना है। इतना बॉईल करना है कि वो सिर्फ 200 ml रह जाए, फिर 100 ml मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 बार उसको देना है। ऐसा 10 से 15 दिन करें और हमारा नीरो का ट्रीटमेंट जो मैंने दिया है वो लिखा हुआ है। मैं इन सबके ट्रीटमेंट्स भी बता दूंगी, या PDF शेयर कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट कराकर देखना, 102% उसके अंदर रिजल्ट आएगा। और बाकी तो डाइट बहुत लंबा टॉपिक है, अगर कहेंगे तो मैं और भी डिजीज एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज के सेशन में अभी फिलहाल यहीं खत्म करती हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं और नेक्स्ट टाइम मैं और भी डिजीज